नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज का ये वीडियो निबंध को लेकर होगा। बहुत सारे बच्चों को मैसेज आए, कंसर्न आए उनके कि निबंध को लेकर थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। 70 बीपीएससी मेंस जो दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो होगा और 71 बीपीएससी जो देंगे उनके लिए भी होगा। डिटेल में हम लोग 2 निबंध को डिटेल में डिस्कस करेंगे। केवल मैं बोलूँगा और आप सुनेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको पॉइंट्स भी दूंगा, लिखने के लिए भी आपको मैं समझा दूंगा और एक निबंध मैं आपको दूंगा जो आप लिखने की कोशिश करना। घर पे बैठ के अच्छा से कॉपी खोलकर आप बस कोशिश करेंगे तो भी एटलीस्ट पहले दिन 1 पेज, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन हो सकता है 5 और 5वें दिन 8 पेज पर आप पहुंच जाएंगे। ओके, मैं आपको जो दिखाऊंगा पॉइंट्स, उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के निबंधों को हैंडल कैसे किया जाता है, पॉइंट्स कैसे सर्च किए जाते हैं और किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। टॉपिक देखिए पहले, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। डिटेल में सभी निबंधों को डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स में इतने सारे आपको दे दूंगा ताकि आप उसको लिख सकें। देखिए, निबंध वाले ग्रुप में आज जो मैंने निबंध दिया है, निबंध का अपना ग्रुप भी चलता है, उसमें जो मैंने आज निबंध दिया है वो है भारत में मौजूद सुशासन की अवधारणा और वर्तमान चुनौती। निबंध को लेकर सबसे पहली चुनौती जो होती है बच्चों के बीच में कि टॉपिक की समझ बनाए बिना एक बार पढ़ा टॉपिक का लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। एग्ज़ाम में आपको 3 आवर में 3 निबंध लिखने होते हैं और निबंध वाले में पेपर में आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय होता है, अच्छा खासा समय होता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि 3 निबंध में आपको 2400 शब्द लिखने होते हैं। 8 त्रिक 2400 होता है, 800 ईच निबंध हो गया, तो 3 निबंध में आपको 2400 वर्ड्स लिखने होते हैं। वहीं आपको GS2 के पेपर में अप्रॉक्स 4000 शब्द लिखने होते हैं। पूरे पेपर मिला के मैं बात कर रहा हूँ लगभग में। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि निबंध में आपके पास में समय होता है, इसलिए हमेशा निबंध लिखने से पहले एक आदत बना लीजिए कि मुझे टॉपिक को पहले खंड खंड में विभाजित करना है, हर शब्द को समझना है और टॉपिक को बार बार पढ़ के उसका क्रक्स निकालना है कि इसका मतलब क्या है। जैसे इस टॉपिक को मैं पढ़ता हूँ और टॉपिक पढ़ने के पश्चात 5 से 6 मिनट का रफ वर्क करना है, जिसमें ये लिख लेना है कि निबंध कहाँ से शुरू करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, मध्य भाग में कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स होंगे मेरे और निष्कर्ष में क्या लिखना है। ये 5 मिनट में 7 मिनट में रफ हो जाना चाहिए। ये पॉइंट्स जब आप लिख लेंगे तो आप भटकेंगे नहीं निबंध लिखते समय। बेसिक से चलिए हर चीज़ को लेकर के। भारत में मौजूद सुशासन की अवधारणा, भारत में क्या वैश्विक स्तर पर इस निबंध को लिखना है? नहीं। अब कई सारे बच्चे समझे नहीं होंगे वैश्विक स्तर का क्या मतलब। कुछ दिन पहले मैंने एक सवाल दिया था। क्या सवाल दिया था निबंध ग्रुप में? मैंने बोला था कि मीडिया की भूमिका चुनावों में लिखिए। ऐसे ही करके था, निष्पक्ष चुनावों में मीडिया की भूमिका, ऐसे ही करके था। एक निबंध था, लोकतंत्र, सफल लोकतंत्र का निर्माण निष्पक्ष चुनाव के द्वारा होता है। हाँ, यही था, एग्जैक्ट टॉपिक यही था। और इसमें मैं आपको बताऊं, 100 में से 100 बच्चों ने निबंध लिखा। ज़रा गलतियों को समझिए, मिस्टेक्स को समझिए। तो इसमें से 92 बच्चों ने 100 में से लिखा होगा, तो 92 बच्चों ने केवल भारत के बारे में लिखा है। क्या टॉपिक में कहीं भारत की चर्चा थी कि सफल लोकतंत्र से, निष्पक्ष चुनाव के द्वारा सफल लोकतंत्र का निर्माण होता है? क्या इसमें कहीं पर मैंने भारत शब्द लिखा हुआ है? क्यों नहीं आपने इसको अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में लिखा? क्यों नहीं आपने अभी हाल ही में अमेरिका में हुए इलेक्शन का उदाहरण दिया? क्यों नहीं आपने इसमें पाकिस्तान का उदाहरण दिया? क्यों नहीं आपने इसमें श्रीलंका का उदाहरण दिया, जो फेल लोकतंत्र माना जाता है? पाकिस्तान फेल लोकतंत्र है, अमेरिका सफल लोकतंत्र है। तो निष्पक्ष चुनाव के द्वारा सफल लोकतंत्र का निर्माण होता है। इसमें मैंने टॉपिक में कहीं भारत शब्द तो लिखा ही नहीं, लेकिन आपने निबंध में केवल एक डायरेक्शन में लिखा, पूरा का पूरा आपने भारत के बारे में लिख कर रख दिया। ये होता है बच्चों की गलती। इससे आपके मार्क्स थोड़े से कम हो जाते हैं। अब आज का जो टॉपिक है उससे पहला ही शब्द लिख दिया है मैंने, भारत, यानी कि केवल इसमें हमें भारत की चर्चा करनी है, भारत के बारे में लिखना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं सुशासन को लेकर कुछ अच्छे देशों का एग्जाम्पल दे दूं, नॉर्डिक कंट्री के कुछ अच्छे एग्जाम्पल ऐड कर दूं, तो वो हो सकता है, लेकिन निबंध जो अपना रहेगा वो भारत के परिप्रेक्ष्य में ही रहेगा। तो भारत में मौजूद सुशासन की अवधारणा, भारत में मौजूद सुशासन की अवधारणा और वर्तमान चुनौतियाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड करेंट चैलेंजेज इन इंडिया। भारत में सुशासन की अवधारणा क्या है? भारत में मौजूद सुशासन की अवधारणा क्या है
और वर्तमान चुनौतियाँ क्या हैं, ये आपको लिखना है। कोशिश कीजिएगा जिनका मेंस एग्जामिनेशन है लिखें इसको गुरु, है ना। मैं आपको पॉइंट्स दूंगा। अब देखिए इसमें किस प्रकार से टॉपिक को तोड़ा जाता है। पहला हिस्सा क्या है, भारत में मौजूद सुशासन की अवधारणा। तो सुशासन की अवधारणा तो भारत इतिहास को देखेंगे तो आज तो नहीं जन्मा है, इसका अच्छा खासा इतिहास है अपने यहाँ पर। हमारे नेता लोग बार बार एक शब्द बोल देते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं जानते हैं, राम राज्य। राम राज का मतलब क्या होता है, बोलते हैं कि राम राज स्थापित होने वाला है। राम राज का मतलब क्या होता है, सभी धर्मों में ये कॉन्सेप्ट है। जैसे इस्लाम में है क्या, रियासत मदीना शब्द कह दिया जाता है। एक क्या है, तो एक आइडियल स्टेट का एग्जाम्पल होता है ये। राम राज क्या है, आइडियल स्टेट का एग्जाम्पल है जहाँ पर अन्याय नहीं होता है, सुशासन है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, सरकार और लोगों के बीच में दूरी नहीं होती है। क्या बोला मैंने, सरकार यानी कि जो शासन करने वाले हैं, सरकार आज हम लोग बोल रहे, उस समय क्या बोलते थे, शासक और जनता के बीच में जहाँ पर दूरी कम होती है वहाँ पर सुशासन अच्छे से संभव हो पाता है। सुशासन की अवधारणा भारत बहुत प्राचीन रही है। कहाँ से मैंने शुरू किया, मैंने बहुत पहले से शुरू कर लिया, मैंने माइथोलॉजी से निकाल करके लाया। अगर आप रामायण को माइथोलॉजी मानते होंगे तो मैं तो उसको इतिहास मानता हूँ देश का। तो हमने इतिहास में देखा कि भाई रामायण में रामराज की, रामायण से आया है रामराज की अवधारणा। इस्लाम में जाएंगे तो रियासत मदीना का एग्जाम्पल आता है। ये क्या है, ये आपको दिखता है सुशासन। सुशासन की अवधारणा भारत में बहुत प्राचीन रही है, जिसका उल्लेख हमें कई सारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत का युद्ध भी तो सुशासन को लेकर ही हुआ था कि जहाँ पर महिलाओं का न्याय हो ऐसे राज्य को मिटा देना चाहिए। सुशासन का इतिहास, भारत में गुड गवर्नेंस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार पारदर्शी, जवाबदेही, समावेशित और प्रभावशीलता के सिद्धांत पर काम करती है। ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही होना चाहिए, हर चीज़ का कोई न कोई जवाबदेह होना चाहिए कि भाई इस काम को इस व्यक्ति ने किया है और अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उसके पक्ष में वो जाना चाहिए। ठीक है, समावेशिता और प्रभावशीलता के सिद्धांत पर काम करती है। अब यहाँ पर रुकिए जरा, क्या निबंध इसी प्रकार से परिभाषा शुरू करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। निबंध को कभी भी सटीक परिभाषा से, डायरेक्ट परिभाषा से शुरू मत कीजिए। कोई कोट्स ऐड कर दीजिए। महात्मा गांधी का सुशासन को लेकर कोट्स है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोट्स है, इसके लेकर कई सारे लोगों का होगा कोट्स, उसको ऐड कर दीजिए यहाँ पर। कोई कविता अगर आपको याद हो तो वो ऐड कर दीजिए, कोई स्टोरी याद हो तो वो ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड करना है, ऐसे शुरू करेंगे तो क्या मास्टर चेक नहीं करेगा? क्या चेक करेगा? इमेजिन कीजिए कि आपके सामने 10 कॉपीज़ आई हैं, जिसमें से 7 कॉपीज़ में परिभाषा शुरू किया हुआ है, 3 ऐसी कॉपीज़ है जिस पर उन्होंने कुछ क्रिएटिव तरीके से शुरू किया। मैं कई सारे बच्चों के लिख देता हूँ कि रचनात्मक तरीके से शुरू कीजिए, क्रिएटिव तरीके से इंट्रो को शुरू कीजिए। मतलब कि कुछ ऐसा कीजिए जो पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, शुरुआत में मज़ा आए, तभी जाके पूरा निबंध कोई 8 पेज आपका पढ़ेगा, नहीं तो अंत में बस मार्किंग करके चला जाएगा। तो भारत में सुशासन की अवधारणा, पहले कोट्स वगैरह दे दिया, फिर हम परिभाषा पर आ जाएंगे। इतिहास लिख देंगे पहले, क्योंकि भारत में सुशासन की अवधारणा पूछा है तो अवधारणा अपने यहाँ बहुत पुराने समय से है। भारत में सुशासन की अवधारणा, ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस पर वीडियो के पश्चात मिल जाएगा। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक विभिन्न रूपों में विकसित हुई है। इस निबंध में हम भारत में सुशासन के इतिहास के विभिन्न युगों, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के संदर्भ में समझेंगे। क्या ये जो अंतिम लाइन मैंने बोला कि इस निबंध में हम समझेंगे, क्या ये आपको ऐड करना चाहिए? नहीं, ये मैंने ऐड किया है, मेरे वाले में है, आपको ऐड इसको नहीं करना है। ये कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि इस निबंध में हम ये चीज़ लिखेंगे। कई सारे बच्चे जब कॉपी पेस्ट ऑनलाइन करते हैं तो ये भी चिपका देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर आप किसी को समझा नहीं रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को व्यक्त कर रहे हैं। कोई मास्टर को समझाने के लिए नहीं किया है आपने, जो चेक करेगा उसको, मैं तो आपको समझाने के लिए लाया हूँ, इसीलिए मैंने ये लाइन यहाँ पर डाला था। प्राचीन भारत में सुशासन, प्राचीन भारत में सुशासन की नींव धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में निहित थी। धार्मिक चीज़ें जो बनाई गई शुरुआत में, वो इथिक्स को कंट्रोल करने के लिए ही बनाई गई थी। पाप पुण्य का लेखा जोखा जो होता है सभी धर्मों में है, सभी धर्मों में पाप पुण्य का लेखा जोखा।
तो पहले इसी से लोगों का व्यवहार कंट्रोल किया जाता था। किस प्रकार से कि अगर ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा आपको, ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा। उसी के डर से लोग बुरे कर्म करने से अगर बच जाएं तो सुशासन की अवधारणा सुनिश्चित हो सकती है। वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में राजा को धर्मराज माना जाता था। धर्मराज युधिष्ठिर। या भारत में एक और उपाधि चलती थी, विक्रमादित्य। क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य किनको मिलता था? जिन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते या जिन्होंने बहुत अच्छे राज कायम किए, उनको विक्रमादित्य की उपाधि मिलती थी, जिसका कर्तव्य था कि वह प्रजा की भलाई न्याय सुनिश्चित करे। मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में शासन के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुशासन के लिए राजा की भूमिका, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार से उल्लेख मिलता है। मौर्य साम्राज्य तो इसका उदाहरण ही हो सकता है। सम्राट अशोक से बड़ा सुशासनकर्ता कौन पैदा हुआ है? आज तक पृथ्वी के इतिहास में कोई पैदा नहीं हुआ। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे बड़े सुशासक आज तक पैदा नहीं हुए हैं। उन्होंने जो सुशासन की अवधारणा अपनाई, आज भी हमारे देश में या पूरे दुनिया भर के लोग उसी चीज़ पर चलते हैं। अगर आप देखेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी से वो प्रभावित रहते हैं। यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछा जाता है कि अशोक की जो नीतियाँ थी वो आज किस प्रकार से प्रासंगिक है, तो इसी अर्थ में पूछा जाता है, गुड गवर्नेंस को लेकर ही पूछा जाता है। अशोक ने शिलालेखों, प्रजा की भलाई, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। सुशासन के आधुनिक सिद्धांतों से मेल खाता है। फिर गुप्त काल में अगर आप देखेंगे तो शासन व्यवस्था केंद्रीकृत और कुशल थी। राजा को प्रजा का पालक माना जाता था। स्थानीय प्रशासन पंचायत गांव के मुखियाओं के माध्यम से संचालित होता था, जो समुदाय की भागीदारी को दर्शाता है। यानी कि सुशासन का सिद्धांत हमारे प्राचीन भारत में भी रहा है। मध्यकालीन भारत में देखेंगे तो कई सारे जगहों पर सुलह ए कुल ये अकबर की नीति थी, यानी कि सभी धर्मों के लिए समानता। क्या आपको ये नहीं पता है? इतने देर से जो जो चीज़ें मैंने बोली, क्या आपको वो नहीं पता है? क्या रामराज आपको नहीं पता था? क्या सम्राट अशोक के बारे में आपको नहीं पता था? क्या धर्मराज के बारे में नहीं पता था? क्या विक्रमादित्य के बारे में आपने नाम नहीं सुना है? क्या कुछ भी ऐसा है जो मैं नया बता रहा हूँ? मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि जब आपके पास टॉपिक आता है और आप उस पर लिखने की कोशिश करेंगे तो आज आप हो सकता है 1 पेज लिखें, कल आपकी समझ में अपने आप पॉइंट्स आएंगे, आप 4 पेज लिखेंगे, परसों 6 पेज लिखेंगे। ये अपने आप ही होता है। लेकिन अगर लिखेंगे नहीं तो ये 1 पॉइंट भी आपके दिमाग में नहीं आएगा। इसीलिए पहले दिन निबंध लिखने में आपको समय लगेगा। आप बस सोचिएगा बैठ करके किस प्रकार से लिखना है, क्या क्या लिखना है। जो समझ में आए बस उसको लिख दीजिएगा पहले दिन। उसने नवरत्नों की सहायता प्रशासन कुशल और संगठित बनाया। अकबर ने जजिया कर को हटाकर धार्मिक समानता को बढ़ावा दिया और मनसबदारी प्रणाली के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता लाई। हालांकि बाद के मुगल शासकों में कमजोरी और भ्रष्टाचार बढ़ा और सुशासन को प्रभावित करने लग गए। मुगल काल में, पूरे इस्लामिक एरा में, पूरे मध्यकाल में एकमात्र शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें कही जा सकती है, वो है सम्राट अकबर। ये तो सच है भाई, ये सब जानते हैं, सच है। सुशासन की अवधारणा सम्राट अकबर जो थे उन्होंने लाया था, ये तो सच है। उसके अलावा आप किसी भी शासक को सुशासन से नहीं जोड़ सकते हैं। एक और शासक है छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा सुशासन और स्वराज की अवधारणा जो है ये उन्होंने तय किया था। सुशासन की मिसाल कायम की उन्होंने। अष्टप्रधान मंडल नामक एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली बनाई, जिसमें विभिन्न विभागों जैसे कि राजस्व, सेना, विदेश नीति को समन्वित किया गया। शिवाजी ने प्रजा की भागीदारी और स्थानीय सुशासन को प्रोत्साहित किया। सुशासन का आधुनिक सिद्धांतों से मिलता जुलता था। उनका जो सुशासन का सिद्धांत था वो भी आज के गुड गवर्नेंस से मिलता जुलता था, ये हम बता सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम औपनिवेशिक भारत की बात करेंगे तो इसमें सुशासन नहीं देखने को हमें मिलता है, कभी नहीं देखने को मिलता है। चुनौतियां ही रही हमेशा। कुछ न कुछ एक्ट बनाकर, जैसे 1882 का एक्ट है, इसके द्वारा कहीं न कहीं स्थानीय लोकल गवर्नमेंट को कुछ शक्तियां दी गई, लेकिन सुशासन इसमें हमें देखने को नहीं मिलता। इसमें सारे के सारे शासक जो थे वो शोषणकर्ता ही थे। उन्होंने कोई भी सुशासन की अवधारणा नहीं कायम की। स्वतंत्रता के बाद भारत ने सुशासन को अपने विकास का आधार बनाया। डिटेल देखिएगा प्लीज़, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत ने लोकतांत्रिक संघीय शासन प्रणाली अपनाई। लोकतांत्रिक संघीय शासन प्रणाली अपनाई, ये शब्द लिखा कीजिए। कुछ तो फर्क होगा अच्छे लिखने वालों में और एवरेज लिखने वालों में, शब्दावली का बड़ा फर्क होता है। लोकतांत्रिक संघीय शासन प्रणाली जब हम लिखते हैं तो यानी कि पूरे भारतीय संविधान का एक स्वरूप आपने 2 शब्दों में दे दिया।
जिसमें मूल अधिकार ये क्या है, तो सुशासन के लिए परम आवश्यक है। नीति निषेधक तत्व ये भी सुशासन के लिए परम आवश्यक है। और मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। पंचायती राज संस्थानों और सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे कदमों ने सुशासन को मजबूत किया है। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के साथ सुशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की भागीदारी को बढ़ाया गया है। 1990 के पश्चात से निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की भागीदारी जो है उसका भी बढ़ाया गया है। और उसके बाद जैसे ही दिखता है 1991 में आपको क्या दिखता है, एलपीजी की नीति दिखती है। क्या ये आपको नहीं पता है? सब पता है आपको। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और क्या है तो ग्लोबलाइजेशन, ये आपको नहीं पता है आपको। उसके बाद हमें क्या दिखता है, सुशासन में एक और चीज़ हम ऐड करते हैं, लोकल गवर्नमेंट को हम मजबूत करते हैं और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक शक्ति देते हैं 73rd और 74th संशोधन के द्वारा। क्या ये आपको नहीं पता है? पता है आपको, आप भूल गए होंगे। जिसमें नगर पालिका और पंचायतों की हम लोग बात करते हैं। सुशासन की अवधारणा और भारत में इसके पहलू। अब जरा देखते हैं कि सुशासन की अवधारणा मॉडर्न एज में किस प्रकार से पैरामीटर पर काम करता है। भारत में सुशासन की अवधारणा स्वतंत्रता के बाद से ही महत्वपूर्ण रही है। संविधान में निहित कई सारे चीज़ों के द्वारा हमने किया है। सुशासन के पहलू भारत में पारदर्शिता, पहला क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेहता यानी कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। भागीदारी यानी कि सभी की भागीदारी हो, डिक्टेटरशिप ना हो। भागीदारी का तात्पर्य ही होता है कि डिक्टेटरशिप वहाँ पर ना हो, तानाशाही ना हो। भागीदारी का मतलब होता है जनता और सरकार भागीदार हो, दोनों मिलकर काम करें। पंचायती राज संस्था, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्थानीय स्तर पर नागरिकों की भागीदारी बढ़ाई जाए। न्याय व समानता ये सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है कि जिस भी जगह पर न्याय होगा वहाँ पर ही सुशासन हो सकता है। न्याय का मतलब क्या होता है कि अगर आप एफआईआर दर्ज करवाने जाएं, आप बहुत ही सामान्य परिवार से हैं तो पुलिस एक बार में आपकी एफआईआर दर्ज कर ले। ऐसा ना हो कि अंबानी साहब के पीछे तो दिन भर घूमता रहे और आपका एफआईआर तक दर्ज ना करे। ऐसा होता है क्या कि विधायक की भैंस चोरी हो गई तो पूरी पुलिस लग जाती है और यहाँ कोई अपहरण हो जाता है तो कोई पुलिस पूछने नहीं आती है? ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता है तो सुशासन नहीं है। फिर ऐसा होता है क्या? पढ़ा है अपने न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ ऐसा होता है ऐसा, ठीक है। तो न्याय और समानता जो होती है, इक्वालिटी और जस्टिस, ये लोकतंत्र का या किसी भी सभ्य समाज का स्तंभ होता है। बिना इसके किसी भी सभ्य समाज की स्थापना हो ही नहीं सकती। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी का आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो बन सकता है। तो न्याय और समानता है, ये होना चाहिए। सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए सरकारें योजनाएं जैसे मध्याह्न भोजन, मनरेगा, जनधन योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान चुनौतियों की अगर हम लोग बात करें तो हालांकि भारत सुशासन की दिशा में प्रगति हुई है, फिर भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं जो इसे प्रभावी बनाने में बाधा डालती हैं। क्या कुछ छूटा यहाँ पर? क्या कुछ छूटा यहाँ पर? कुछ ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में आ रही है, जो आपको निबंध में ऐड करना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है? कुछ छूटा आपको? मैंने आज ही सवाल दिया है, 71 वाले ग्रुप में मैंने दिया है। उनका GS2 में पॉलिटी लगभग एंड होने वाला है, तो वहाँ पर मैंने दिया है। क्या है वो? क्या है? सुशासन सूचकांक। भूल गए क्या आप? चुनौती पर हम लोग आ गए। सही, ये निबंध का दूसरा पक्ष है, वर्तमान चुनौतियाँ। सुशासन सूचकांक भूल गए आप लोग। सुशासन सूचकांक भारत की सरकार जारी करती है। सुशासन दिवस भी मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिन पर, जन्मदिन पर। ये सब चीज़ें तो फैक्ट हैं, आपको लिखना चाहिए, ठीक है। भ्रष्टाचार, असमानता और समावेशिता की कमी है। भ्रष्टाचार भारत में बहुत ज़्यादा है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आप जिक्र कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको रैंकिंग पढ़ाई है। समावेशिता और असमानता की कमी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, साथ ही विभिन्न सामाजिक समूह जैसे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के बीच आर्थिक व सामाजिक असमानता सुशासन को प्रभावित करती है। कई क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं और जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तक पहुंच जो है वो सीमित है और इससे सुशासन प्रभावी होता है। प्रशासनिक अक्षमता, जटिल नौकरशाही तो ऐसे है जो इंसान को इंसान ही ना समझे। पता नहीं किस तरह के एग्ज़ाम पास करके चले जाने के बाद लोग आपको समझेंगे कि आप सभी हीन हैं, जनता हीन है। जो गाड़ी में बैठा है लाल बत्ती लगाकर वही है। तो इसी क्या कहा जाता है? लाल फीताशाही। जटिल नौकरशाही, लाल फीताशाही प्रशासनिक सुधारों की कमी प्रभावशीलता को कम करती है। कई राज्यों में डिजिटल प्रणालियों का प्रभावी कार्यान्वयन अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत पंगुता अभी भी है भारत में। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं भी हैं। डिजिटल डिवाइड है, कहीं न कहीं
ग्रामीण शहरी भारत में, अमीर गरीब के बीच में, महिला पुरुष के बीच में क्या है, डिजिटल डिवाइड है। कहाँ कहाँ पर मैंने बोला, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, महिला पुरुष के बीच में और गरीब अमीर के बीच में, ये 3 जगह पर डिजिटल डिवाइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। सुशासन के लिए समाधान क्या होगा? अब जब भी कोई चुनौती पूछी जाती है एग्ज़ाम में, किसी सवाल में पूछा जाए, किसी निबंध में पूछा जाए, बिना समाधान लिखे आप एंड नहीं करेंगे। एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है ब्लंडर कर दे बच्चे, ये इस प्रकार से पॉइंट्स में निबंध नहीं लिखना है। ये आपको समझाने के लिए मैं पॉइंट्स लाया हूँ। पैराग्राफ, ओनली पैराग्राफ, पैराग्राफ में ही लिखना है, केवल और केवल पैराग्राफ में लिखना है। पॉइंट्स का उपयोग मत कीजिएगा। हाईलाइट कर दीजिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट्स लगते हैं चीज़ें उनको अंडरलाइन करके हाईलाइट कर सकते हैं इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए डिजिटल भुगतान आपको हाईलाइट करना है तो इस प्रकार से अंडरलाइन कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। कृपया करके निबंध में पॉइंट्स हेडिंग का उपयोग न करें। आपका निबंध जो है वो केवल और केवल पैराग्राफ में होना चाहिए। मैप वगैरह का भी उपयोग ना करें। सुशासन के लिए समाधान क्या होगा? तो भ्रष्टाचार उन्मूलन, ई गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, करे कानून लाकर भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। 1989 का कानून है, संशोधन 2018। सामाजिक समावेशिता बढ़ाई जा सकती है, प्रशासनिक सुधार किया जा सकता है। सामुदायिक भागीदारी, जितने लोगों को हम इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा समुदाय इसमें इन्वॉल्व होगा तो सुशासन सुनिश्चित हो सकता है। जलवायु अनुकूल नीतियों का निर्माण कर सकते हैं जिससे सुशासन सुनिश्चित किया जा सके। ये था क्या टॉपिक अपना, तो भारत में सुशासन की अवधारणा, भारत में सुशासन की अवधारणा और वर्तमान चुनौतियाँ, भारत में मौजूद सुशासन की अवधारणा और वर्तमान चुनौतियाँ। मैंने आपको कीवर्ड्स दिए हैं। क्या दिए हैं? कीवर्ड्स, जिसके इर्द गिर्द, जैसे 5 कीवर्ड्स ले लीजिए कि क्या है अवधारणा। शुरुआत में इतिहास लिख दिया, फिर अवधारणा क्या है, ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार ना हो, जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, ये सब क्या है, तो अवधारणा है। 5 कीवर्ड्स ले जिनके इर्द गिर्द एक एक पैराग्राफ लिखिए। उसके बाद फिर चुनौतियाँ लिखिए, उनका समाधान लिख दीजिए। 800 छोड़िए, 1200 वर्ड चले जाएंगे आपके। अब लिखना किसको पड़ेगा? मैं नहीं लिखूंगा, ये आपको ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। रोज़ न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे, रोज़ देखते होंगे, लेकिन कभी गौर नहीं किया आपने। क्या है ये? पिछले दिन दिया था, निबंध ग्रुप में दिया था और भी सभी जगहों पर शायद दिया था मैंने। देखिए क्या है टॉपिक, तकनीक के युग में महाकुंभ का आयोजन। तकनीक के युग में महाकुंभ ऑर्गेनाइज्ड इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। इससे पहले मैंने दिया था एक बार सवाल, महाकुंभ का महत्व। क्या दिया था मैंने? महाकुंभ का महत्व। ये अलग अलग चीज़ें हैं गुरु, इसको अलग अलग रखिएगा कृपया करके। तकनीक के युग में महाकुंभ का आयोजन, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है। आने वाला जो कुंभ होगा इसके बाद का जो नासिक में होगा वो इससे भी ज़्यादा तकनीक के युग में होगा। तो तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो इस प्रकार के आयोजनों को किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है। सकारात्मक रूप से प्रभावित करता होगा, नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करता होगा तकनीक। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? इसको फिर से पढ़िए। तकनीक के युग में महाकुंभ का आयोजन, यानी कि महाकुंभ जो आजकल के टेक्नोलॉजी के युग में आयोजित हो रहा है तो उसका क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस प्रकार के आयोजनों पर तकनीक का। और जब भी इम्पैक्ट आता है तो आपको मैंने सिखाया है कि इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जनरली 99% केसेस में। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा कि भाई भीड़ प्रबंधन में मदद मिलता होगा। पॉइंट्स दिखाऊंगा मैं आपको, ऐसे ही हवाई बातें नहीं करेंगे। पॉइंट्स दिखाऊंगा मैं आपको कि किस प्रकार से मदद मिल सकता है। लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे? एक दिमाग बनना चाहिए। रफ वर्क कर रहे हैं हम लोग, रफ वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले इंट्रो में महाकुंभ के बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि महाकुंभ क्या है, कितने वर्षों पर, कहाँ पर आयोजित होता है, भारत में कहाँ कहाँ पर होता है, क्या इसका इतिहास रहा है। थोड़े से 1 पेज का अपना इंट्रो हो जाए तो बहुत सही है, उससे ज़्यादा में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि महाकुंभ में टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से उपयोग किया गया। विशुद्ध रूप से 100% फैक्चुअल है। इसमें आपको न्यूज़पेपर बार बार पढ़ते होंगे, टीवी भी बार बार देखा होगा, मोबाइल पर कुंभ देखा होगा, लेकिन गौर नहीं किया कि क्या निबंध पूछा जा सकता है।
तो जो मोबाइल पर आप देख रहे हैं वो भी तकनीक के कारण से देख रहे हैं, टीवी पर बार बार लाइव देख रहे हैं वो भी तकनीक के कारण से देख रहे हैं। 63 करोड़ लोग आए, ये कैसे पता चला, वो भी तकनीक के कारण से पता चला। किस प्रकार से कितने लोग जोन में बांटा गया, कहाँ कहाँ पर बांटा गया, ड्रोन कैमरे का उपयोग किया गया, पुलिस ने किस चीज़ का उपयोग किया, लाइव स्ट्रीमिंग हुई, किस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाया गया, किस प्रकार से वहाँ पर ट्रांसलेशन की व्यवस्था की गई थी, विदेशी पर्यटक को कोई दिक्कत ना हो, अलग अलग साइन बोर्ड लगाए गए थे। ये सब कुछ क्या है, तकनीक के माध्यम से ही संभव हो पाया है। बस इसी को लिखना है, फिर निष्कर्ष पर आ जाना है, निगेटिव इम्पैक्ट लिख देना है। देखिए क्या है, महाकुंभ भारत की सबसे बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक सभाओं में से एक है और 27 फरवरी तक 26 फरवरी तक आयोजित किया गया है। लगभग में एक महीना से ज़्यादा किया गया है। तो ये क्लियर हो गया, पहला तो ये इंट्रो हो गया। महाकुंभ का ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहलू क्या है, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि क्या है, कहाँ कहाँ पर जिक्र मिलता है। महाकुंभ की उत्पत्ति प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की कथा जुड़ा हुआ है, जहाँ अमृत की कलश अमृता प्राप्त करने देवता और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। यह समागम 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में 12 वर्षों में एक बार प्रवेश करता है। पहला लिखित उल्लेख 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत मिलता है, फिर शंकराचार्य और अलग अलग लोगों के माध्यम से मिलता है, जो प्रयाग में विशाल स्नान समारोह का वर्णन करता है चीनी यात्री ह्वेनसांग। महाकुंभ में साधु सन्यासी लाखों श्रद्धालु भाग लेने आते हैं, करोड़ों लोग शामिल हुए हैं और इस बार 2025 के महाकुंभ में वो अनुमान है कि कई सारी जगहों पर डेटा जो मैंने देखा कि 63 करोड़ लोग ने स्नान किया है। कई लोग बोल रहे कि ज़्यादा है, कई बोल रहे 50 करोड़। ठीक है, हम बोल देंगे कि करोड़ों लोगों ने स्नान किया, ठीक है, बात खत्म हो गया, है ना। इसको लेकर मार्क्स थोड़ी न काटेगा। तकनीक का योगदान, तकनीक के युग महाकुंभ का आयोजन क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। 2025 में आयोजित होने महाकुंभ तकनीकी नवाचार ने इसकी योजना प्रबंधन अनुभव को और अधिक कुशल और समावेशी बनाया। मुख्य योगदान निम्नलिखित हैं, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई रजिस्ट्रेशन, श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, टिकट बुकिंग, सूचना प्रदान करने के लिए वेबसाइट, मोबाइल ऐप विकसित किए गए, भीड़ प्रबंधन संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो पाया। इससे जीपीएस और ड्रोन तकनीक का उपयोग किया गया ताकि क्या हो, सुरक्षा हो सके, लाइव स्ट्रीमिंग किया जा सके। कोई खोया पाया केंद्र पर जाता है तो उसको ही पहुंचा दिया जाता है। जीपीएस और इन सब चीज़ों का उपयोग किया गया है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत प्रयागराज में सड़क, जलापूर्ति, बिजली की व्यवस्था अत्याधुनिक तरीके से सुसज्जित किया गया। प्रयागराज को अलग अलग ब्लॉक में बांटा गया था, पूरे कुंभ एरिया को अलग अलग जोन में बांटा गया था। ये सब तकनीकों के माध्यम से संभव हो पाया है। हेल्थ टेक और डिजिटल हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल कैंप्स में टेलीमेडिसिन, मोबाइल हेल्थ यूनिट, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है, जो विशेषकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण रहा है। सोशल मीडिया और लाइव स्ट्रीमिंग, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग से विश्व भर के लोग महाकुंभ भाग लेने वाले अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम को देख सकते हैं, जिससे इसका वैश्विक प्रभाव पड़ा व ग्लोबल इम्पैक्ट इसका कहीं न कहीं पड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का उपयोग भीड़ विश्लेषण करने के लिए किया गया है, भविष्यवाणी संसाधन प्रबंधन के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए एआई सिस्टम यह अनुमान लगा सकते हैं किस क्षेत्र में भीड़ बढ़ सकती है और किस क्षेत्र में भगदड़ हो सकती है, इसका भी अनुमान लगाया जा सकता था। यातायात प्रबंधन में भी सुधार के लिए इसका उपयोग किया गया है। ब्लॉकचेन तकनीक, दान, टिकटिंग, वित्तीय लेन देन के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग, पारदर्शिता, धोखाधड़ी को रोकने के लिए इसका भी उपयोग कहीं न कहीं किया गया है। 5G तकनीक से क्या हुआ है, नेटवर्क से तैनात लाइव स्ट्रीमिंग, वास्तविक समय में डेटा ट्रांसफर, उच्च गुणवत्ता वाले संचार को सक्षम बनाया गया है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाया गया है। इतनी भारी संख्या में लोग वहाँ पर आए तो पहले से मौजूद जो मोबाइल टावर थे उनके बस की बात तो थी नहीं कि इतने भारी संख्या में श्रद्धालुओं को क्या कर सके, तो मोबाइल सर्विसेज दे सके। तो वहाँ पर उच्च क्षमता वाले 5G टावर का भी इंस्टॉल किया गया था, ताकि वहाँ पर रियल टाइम में स्ट्रीमिंग वगैरह हो सके। पर्यावरणीय स्थिरता और तकनीक, हरित ऊर्जा, सौर पैनल, पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग शिविर, रोशनी, अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए किया गया है। जल संरक्षण, सेंसर आधारित जल वितरण, पुनर्चक्रण प्रणाली, गंगा नदी की स्वच्छता बनाए रखने, जल संसाधनों को कुशल उपयोग सुनिश्चित करने में मददगार साबित हुआ है। सांस्कृतिक संरक्षण तकनीक, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, VR और AI तकनीकों का उपयोग करके महाकुंभ का इतिहास, पौराणिक कथा, सांस्कृतिक महत्व को जीवंत बनाने के लिए इस प्रकार के जो छोटे छोटे थिएटर होते हैं उनका निर्माण किया गया और कई सारे जगहों पर इसको दिखाया भी गया। डिजिटल संग्रहालय और ऐप्स का निर्माण किया गया। महाकुंभ से संबंधित डिजिटल संग्रहालय, मोबाइल ऐप साधुओं, खारा परंपराओं की जानकारी प्रदान करते हैं, जो युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ते हैं। उनको नहीं पता होता है कैसे क्या करना है, तो इसके थ्रू वो पता कर सकते हैं। सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन, फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक सिस्टम लगा करके भीड़ में लापता लोगों को ढूंढना और फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से कोई कहीं पर खो गया है तो उसको ढूंढने के लिए इसका उपयोग किया गया है।
आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग, मोबाइल अलर्ट सिस्टम, आपातकालीन स्थिति, इन सभी के लिए भी तकनीक का उपयोग किया गया है। आर्थिक लाभ और एकीकरण, यूपीआई पेमेंट वगैरह का आप उदाहरण दे सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स, कितने लोग आए, किस क्षेत्र से लोग आए, कितने लोग गए, इसका अगर हम इस बार डेटा जमा कर लेंगे तो अगली बार जब महाकुंभ होगा या कोई भी बड़ा आयोजन हो तो वहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। समावेशिता और तकनीक यानी कि मल्टी लैंग्वेज ऐप्स, विदेशी पर्यटक भी आए तो उनको लिए मल्टी लैंग्वेज ऐप्स बनाए गए, मल्टी लैंग्वेज उनके लिए चीज़ें बनाई गई ताकि वो आसानी से समझ सके। विकलांगों के लिए तकनीकी सुविधाएं, व्हीलचेयर नेविगेशन, हस्ताक्षर भाषा अनुवाद और विशेष रूप से डिजाइन किए गए ऐप्स ने दिव्यांगों की भागीदारी को बढ़ाया है। वैश्विक कनेक्टिविटी हुआ है, टूरिज्म मार्केटिंग भी इसका अच्छा खासा रहा है। चुनौतियां क्या क्या आई तो तकनीकी अवसंरचना में कमी आई, डेटा गोपनीयता, तकनीकी निर्भरता जो है कहीं न कहीं देखने को मिली। अगर सांस्कृतिक पहचान जो है वो प्रभावित हो जाएगी, अत्यधिक तकनीकी अगर निर्भर हो जाएंगे लोग तो लोग लोगों को पूछना बंद कर देंगे। साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती थी, डिजिटल डिवाइड भी एक बड़ा चुनौती है, भीड़ प्रबंधन, क्राउड का मैनेज करना बहुत बड़ी चुनौती रही, पर्यावरणीय प्रभाव और सांस्कृतिक संरक्षण भी एक चुनौती रहा है। एक और चीज़ चुनौती देखी गई, नहाते हुए कई सारे महिलाएं थी जिनके फ़ोटो को बेचा गया, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, उनके वीडियोज़ को बेचा गया, अपने ही देश में हुआ है, 4-5 लोगों को पकड़ा भी गया है उस केस में। सोचिए किस प्रकार के लोग होते हैं। तो ठीक है, ये भी चुनौती देखने को मिला। ये भी क्या है तो डिजिटल तकनीक के दुरुपयोग होंगे, ये कि कोई मोबाइल लेकर गया और उसने इस तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड करके उसको बेचने का काम किया है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये एक चुनौती भी देखने को हमें मिली है। तो आप इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा कृपया करके, ओनली पैराग्राफ में लिखें, मैंने आपको पॉइंट्स दिया है। 8 मार्च को वुमेन डे है इंटरनेशनल, तो उसके कारण से इस प्रकार का निबंध मैंने दिया था निबंध ग्रुप में कुछ दिन पहले ही, आप भी इसको लिख सकते। बहुत आसान निबंध दिया है मैंने आपको होमवर्क में, बहुत ही आसान निबंध है। आज के दौर में महिलाओं की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन इन टुडेज एरा, इसको लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से लिखें इसको। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो जो पढ़ने लिखने वाले हों उन तक पहुंचा दीजिएगा वीडियोज़ को, और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।